बिना गवाए बिना देरी किए हुए अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हुए, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जेपी दलाल जी को, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। जेपी दलाल जी मंच पर आइए, बेहद खास अतिथि हमारे, और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि जांगड़ा। रवि, आप भी मंच पर आइए। जेपी दलाल जी से बात होगी हरियाणा के राजनीति को लेकर, हरियाणा के विकास को लेकर। रवि जांगड़ा, ओवर टू यू। शुक्रिया पूर्वा। और जेपी दलाल साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंडिया न्यूज हरियाणा का शायद ही कोई मंच होगा। पंचकुला से रेवाड़ी की बात करें, सिरसा से पलवल की बात करें, तमाम मंचों पर, चाहे बतौर कृषि मंत्री की बात करें, बतौर वित्त मंत्री की बात करें, और फिलहाल आज एक बार फिर से गुरुग्राम के मंच में पधारे हैं। दलाल साहब, सबसे पहले बेहद स्वागत है आपका। धन्यवाद। और शुरुआत यहीं से करूंगा कि मौजूदा सरकार के कामों को, नीतियों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मौजूदा सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम कर रही है, और एक तरह से एक भावना आ गई है जन जन के अंदर, गरीब आदमी के अंदर, कमज़ोर आदमी के अंदर, कि ये अपनी सरकार है। पहले की सरकारें किसी विशेष वर्ग की होती थी, किसी विशेष लोगों की होती थी। अब आज की सरकार ये है, ये उन लोगों की सरकार है जिन लोगों को सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। अपने मंत्रित्व काल को किस तरह से देखते हैं? किसान मंत्री के तौर पर आपने जिस तरह के काम किए, चाहे साउथ हरियाणा की बात करें, दक्षिणी हरियाणा की बात करें, मछली तक उगाई गई, मछली तक पैदा करवाई गई, बागवानी के क्षेत्र में बात करें, फूल मंडी की बात करें, तमाम इन क्षेत्रों में काम किया गया था। ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं और उनके बारे में भी जरा चर्चा करें तो बेहतर होगा। देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अन्नदाता की सेवा करने का मौका मिला, किसान की सेवा करने का मौका मिला। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और मैंने अपने वक्त के अंदर बहुत सारे काम किए। जो गन्नौर की मंडी है, 6,000 करोड़ रुपए की लागत उसमें होनी है, उसका निर्माण अब पूरा होने वाला है। जापान से हम जीका का लोन लेके आए, जिससे बागवानी की चेन हरियाणा के अंदर बने और हरियाणा के फल और फूल, सब्जियां विदेशों तक जाए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि रेतीले टीलों में, जहाँ खारा पानी की ज़मीन है, वहाँ पर हमने झींगा का उत्पादन किया। आज सरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, और मेरे क्षेत्र के अंदर शिवानी में हमारा झींगा यहाँ से जाके अमेरिका में जाके जो होता है। फूलों की मंडी बनाई जो अभी बन रही है। एप्पल की मंडी हमने पिंजौर के अंदर बनाई। और हरियाणा की ज़मीन जो है, सेम की समस्या बहुत ज़्यादा आ गई है। उसकी समस्या के लिए हमने एक नई योजना बना करके सेम को ख़त्म करने की योजना बनाई, जिससे कि किसानों को गुजारा उनका ठीक ढंग से हो सके। जेपी दलाल साहब ऐसे विधायक थे, ऐसे मंत्री थे, ये कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा दलाल साहब, कि 5 दिन चंडीगढ़ में जब रहते थे, 2 दिन अपने हलके के लोगों के बीच में, और मौका मिलता तो 3 से 4 दिन, बावजूद इसके लोहारू की जनता ने अवसर नहीं दिया आपको। वजह क्या रही इसके पीछे, इतने काम करवाने के देखिए, बावजूद? वजह, पहली बात तो मैं बताता हूं कि मुझे वोट बहुत मिले हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे वोट जो है, जितने जीते हुए विधायक हैं हमारे भिवानी ज़िले के अंदर, महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर या हिसार ज़िले के अंदर, उनसे ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन फिर भी संख्या की बात है कि जीत और जीत हार होती रहती है। मुझे उस समय में जिम्मेवारी मिली जब कोरोना का संकट था, मुझे उस वक्त में जिम्मेवारी मिली जब किसान आंदोलन चरम पर था, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोगों को समझाने में हम नाकामयाब रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से कुछ न कुछ वर्ग जो है मेरे से नाराज़ था, जो आज ये महसूस करता है कि जेपी दलाल था तो दक्षिण हरियाणा में पानी ज़्यादा आता था, जेपी दलाल था तो बीमा कंपनियां भाग भाग के बीमा देती थी, जेपी दलाल था तो किसानों को खाद बीज की ज़्यादा संभाल करती थी। आज की सरकार भी करती है, लेकिन जिस व्यक्तिगत तौर पर मैं रुचि लेता था उसका फर्क जरूर होता था। बहुत ईमानदारी के साथ एक सवाल का जवाब और चाहूँगा। जिस तरह से विवाद भी अभी पिछले दिनों कई सारे बयानात आए इस तरह के कि जाटों को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, जाटों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, क्या जेपी दलाल साहब की हार की एक वजह ये भी रही
कि क्योंकि वो जाट बाहुल्य इलाका है, खाप बाहुल्य इलाका है, और इस वजह से शायद वो बीजेपी को कहीं इतनी सपोर्ट कर नहीं पाए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष वर्ग की, किसी विशेष जाति की राजनीति नहीं करती, और जितना काम हमारी वर्ग के लिए, खास करके जाटों के लिए किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इतना काम किसी ने नहीं किया। आप देखते हैं कि शुरू में चुनाव हुआ 2000, पहली सरकार आई तो भी हमारे 5 विधायक थे, उसमें जाटों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया। दोबारा आया, केंद्र में मंत्री बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने, और अभी भी जो है 2 हमारे मंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, सभी का ध्यान रखती है, और जाटों का खासकर ध्यान रखती है, क्योंकि जाट बहुमत में है यहाँ, 26, 27, 25% कुछ भी है। तो किसान वर्ग का खास करके ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखती है, और धीरे धीरे इस बात को हमारा वर्ग समझ भी रहा है। इसी के कंटिन्यूएशन में रामकुमार गौतम जी और अभी कुछ देर पहले राव नरवीर जी से बात हो रही थी, उनके बयानों को किस संदर्भ में लेते हैं आप? नहीं, राव नरवीर जी तो मजाक करते रहते हैं, ये मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और बेबाक बोलने की आदत है। ये इन्होंने इतना ही कहा है कि भाई हम अपेक्षा तो रखते हैं कि जिस गांव में हम काम करें तो हमें वोट मिलने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इतनी बात ही करते हैं। और किसी एक गांव की बात उन्होंने की है, हो सकता है उस गांव की कोई और कारण हो सकता हो, वोट ना दे। वोट कोई एक बार नहीं लिए जाते, बार बार चुनाव होते हैं, राजनीतिक आदमी बार बार चलता रहता है, एक बार नहीं तो अगली बार वोट दे देता है। बीजेपी में मंत्रियों की, विधायकों की सुनवाई होती है? क्यों नहीं, बीजेपी ऐसी गौतम पार्टी जी तो है, मना करते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी तरह से उसको काम करने की छूट है, पूरी तरह से वो काम कर सकता है। अच्छा दलाल साहब, बेहद खराबा हुआ इन दिनों आपने देखा होगा, किसान की जब फसल पकती है तो उसके बाद कभी ओलावृष्टि, कभी तेज बारिश, और उसके बाद जो है फसलें वो अच्छे से पनप नहीं पाती हैं, यानी मंडी तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस बार भी देखा था वाटर लॉगिंग की समस्या और कई सारी समस्याएं पेश आई थी। अभी तक कई इलाके ऐसे आपके, अगर मैं भिवानी जिले की बात करूं, वहां भी पानी अभी तक खड़ा है खेतों में। तो ऐसे में किसान जो है काफ़ी मुश्किलात से गुजरते हैं, मुश्किल दौर से गुजरते हैं। आपको लगता है कि किसानों के लिए जो किया जाना चाहिए था, जो किया जाना चाहिए, वो हो रहा है अभी फिलहाल? देखिए, ये सही है, दुनिया के अंदर किसानी जो है सबसे मुश्किल पेशा है। खुले में अनाज रहता है, सब कुछ आसमान के नीचे रहता है, जब तक घर में ना आ जाए किसान को भरोसा नहीं होता है कि उसको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब नुकसान हो जाए। इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बेमौसमी बारिश हुई, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सरकार ने भरसक प्रयत्न किया है कि किसान की मदद हो, जितनी हो सकती है कर भी रही है, आगे भी करेगी। और लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि किसान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए, इसी में प्रदेश की भलाई है, इसी में समाज की भलाई। पहले 4-5 फसलों पर एमएसपी दिया गया था। आपके कार्यकाल के दौरान जब मंत्रित्व काल था आपका बतौर कृषि मंत्री, 14 फसलों को दिया गया, उसके बाद 24 फसलों को दिया गया। क्या छोटे किसानों को फायदा हुआ? इस तरह की जो नीतियां लागू की गई थी, इस तरह से एमएसपी दिया गया, और वास्तव में क्या एमएसपी मिला उन किसानों को? देखिए, हरियाणा ऐसा प्रदेश है देश में सबसे ज़्यादा एमएसपी देने वाला है। एमएसपी नहीं देता तो भावांतर भरपाई देता है। आप देखते होंगे कि कांग्रेस के टाइम में बाजरा 800 रुपये बिकता था, आज वहीं पर 2500 रुपये किलो क्विंटल तक पहुंचने लग गया है। इसी तरह से गेहूं का भाव देखिए, सरसों का देखिए, बाकी चीज़ों का देखिए, धीरे धीरे करके भाव बढ़े हैं। और एमएसपी दे करके हरियाणा ने किसानों को एक सुरक्षा चक्कर में बांधा है कि उनको सुरक्षा मिलेगी। बाकी प्रदेशों में इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी हरियाणा के किसानों को सुविधाएं हैं। हरियाणा की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। अरावली की नई परिभाषा को किस वे में लेते हैं आप, किस संदर्भ में लेते हैं? देखिए, दुनिया के अंदर जहाँ विकास और पर्यावरण, इसके अंदर सामंजस्य बना कर चलना पड़ता है। विकास भी जरूरी है और प्रकृति को बचाना भी जरूरी है। हरियाणा के अंदर तो अरावली का थोड़ा ही क्षेत्र है, ज़्यादा राजस्थान में है, लेकिन प्रकृति को बचा के चल विकास करना, यह नीति होनी चाहिए, और इसी नीति पर केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार चल रही है। जिस जगह हमारी मौजूदगी है, इस गुरुग्राम में, शहर में, इस जिले में, आपको ध्यान होगा 80 के दशक में एक आंदोलन चला था, अरावली बचाओ आंदोलन। 80 के दशक में उसका सूत्रपात किया गया था, 90 तक चला था। उसके बाद जो लोग थे, जो मजदूर बेरोजगार हुए थे, जल संरक्षण की मुहिम में उनको जुटाया गया था। आपको नहीं लगता इस तरह से एक और आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है? अगर अरावली को बचाना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। क्या मंतव्य है आपका?
देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि इसके अंदर सामंजस्य बनाना चाहिए प्रकृति का और विकास का। लेकिन हमारे देश में जो जो डेवलपमेंट होती है, चाहे टिहरी डैम हो, चाहे सरदार सरोवर डैम हो, कोई चिपको आंदोलन हो, कोई न कोई विदेशी ताकतें की फंडिंग की एजेंसी ऐसी आ जाती है कि हमारे देश में विकास ना हो। वो क्या कारण है, क्या वजह है, ये तो लंबा चौड़ा विषय है। लेकिन हमारे सरकार को ये चाहिए कि पर्यावरण को बचाए, प्रकृति को बचाए, विकास करना भी जरूरी है, क्योंकि देश में अगर गरीबी रहेगी, विकास नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी जिस तरह से आंदोलन, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या अरावली को लेकर गंभीरता दिखाई गई है सरकारों के द्वारा? विगत की चाहे सरकारों की बात करें, मौजूदा सरकार की अरावली पर मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद केंद्र सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है और उसने कहा है कि किसी भी तरह की नई माइनिंग नहीं होगी। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं और इस पे किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार इसको पूरी तरह से इसको ध्यान में दे रही है। दलाल साहब, विपक्ष पर बड़ी चुटकियां आप लेते आए हैं। जब नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, अब तो नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके हैं। अब तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाए जाने लगे हैं विधानसभा में। नेता प्रतिपक्ष बनने में कांग्रेस को 1 साल से ज़्यादा का समय लगा। जब इन्हीं को नेता बनाना था, यही पहले नेता थे, तो पहले सोच का विषय यह है कि 1 साल तक वो किस चिंता में, जो कांग्रेस हाईकमांड है वो किस चिंता में लगा हुआ था। या तो वो उनको बनाना नहीं चाहते थे, या उन्होंने अब हार मान ली। तो ये चिंता की बात है। अगर उनको हुड्डा साहब को बनाना था तो 1 साल पहले बना देते। 1 साल तक किस चक्कर में रहा, ये चिंता की बात है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं। कई दल जो है, सहयोगी दल है, विरोधी दल, ये भी कह रहे हैं कि सरकार को 1 साल का बफर दिया गया है। अब कोई अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 1 साल तक तो नहीं पेश हो पाएगा। जेजेपी इनेलो तो ये भी कहते हैं कि ये जो है बी टीम ही निकली है कांग्रेस। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार गिराने के लिए होता है कि जो दूसरे एमएलए ज़्यादा हो जाएं, विपक्ष में एमएलए ज़्यादा हो जाएं, वो होना नहीं है। लेकिन ये अपने मुद्दे आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष जो है प्रस्ताव लाता है और उसमें भी अपनी आवाज़ तो उठा देते हैं, अपनी बात करते हैं। जब सरकार का पक्ष आता है तो वॉकआउट कर जाते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। अपनी बात कहते हैं तो सरकार का पक्ष भी सुनना चाहिए। और लेकिन ये जो देखा है हमने तरीका, सर इसका विपक्ष 2-3 बार आए हैं प्रस्ताव इस तरह के, हमेशा ऐसे किया। दलाल साहब, तैयारी आगामी चुनाव के लिए? अभी आप भी जाते हैं हल्के में, हालांकि चुनाव दूर हैं, तो अभी तैयारियां हैं आपकी? लोहारू से ही लड़ेंगे चुनाव? चुनाव ही सब कुछ नहीं है। मैं तो जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। चुनाव पार्टी का काम है। कौन लड़ेगा, कब लड़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जनता के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है। आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो ऐसे कौन से काम है जो आप किसानों के लिए या जिस भी महकमे में जाएंगे आप करवाना चाहेंगे? मेरा अधूरा काम एक तो था, जापान से मैं लोन लेके आया था जीका की स्कीम, जिसके कि पॉली हाउस, ग्रेडिंग हाउस, जो कोल्ड स्टोरेज बना करके किसानों की फल, सब्जी, फूल, इनकी एक्सपोर्ट की मार्केट तक इनको पहुंचाएं। ये मेरी इच्छा थी जो अभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये अगर हो जाए तो हरियाणा के किसानों की आमदनी निश्चित तौर पर बढ़ सकती है। बेहद शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर शरीक होने के लिए। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल साहब तमाम मुद्दों पर बड़ी साफगोई से जवाब भी दिए हैं। महत्वाकांक्षा हालांकि नहीं जताई है, लेकिन राजनीति में जो है संभावनाओं का दौर तो लगातार जारी रहता है। हमारे इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश गुरुग्राम मंच। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। स्पॉन्सर